नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि आईएएस में। और आज हम जो है मतलब आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं अपने करंट अफेयर्स प्रोग्राम के तहत, जिसमें हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को कराने वाले हैं, जिसमें नए मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में चर्चा करेंगे। फिर टाइगर रिजर्व के बारे में, विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल शुरू हुआ है, वो कहाँ से शुरू हुआ है। फिर आईसीसी अवार्ड्स घोषित हुए हैं तो उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। फिर केंद्र सरकार द्वारा जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं प्रत्येक वर्ष, वहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बनते हैं आपके परीक्षाओं में, तो हम उनकी भी चर्चा करने वाले हैं। फिर पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए जो नामित हैं उनके बारे में जानेंगे, और इस तरीके से महत्वपूर्ण टॉपिक को हम यहाँ करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। 23 नवंबर 2023 को न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का निधन हो गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वह उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। वह केरल की पूर्व राज्यपाल थी। देखिए, फातिमा बीबी जो है उनका निधन हुआ है। आपको उनसे संबंधित दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन दोनों को ध्यान से पढ़ करके आपको बताना है कि इसमें से क्या क्या सही है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है केवल एक, वो एकदम सही है। देखिए, वह उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी, ये तो एकदम सही है। लेकिन वह केरल की पूर्व राज्यपाल थी, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। वो केरल की पूर्व राज्यपाल नहीं थी। वो कहाँ की राज्यपाल थी? तो तमिलनाडु की राज्यपाल थी। तो इसीलिए आपका जो है दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये व्याख्या है, आप लोग इसको देख लीजिए। 6 नवंबर 2023 को किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? मतलब नया मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? यशवर्धन कुमार सिन्हा, हीरालाल समारिया, रविंद्र सिंह, अशोक चौहान। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। यशवर्धन कुमार, हीरालाल समारिया, रविंद्र सिंह, अशोक चौहान। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है बी, वो एकदम सही है। हीरालाल समारिया जो हैं, इन्हें नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाया गया है। और थोड़ा सा इसके बारे में जानिए, क्योंकि होता क्या है कि अब जो है आपकी जो परीक्षा में जो वन लाइनर बेस्ड जो करंट अफेयर्स पूछे जाते थे, वो दौर चला गया, वो अतीत की बात हो गई। और अभी जो प्रश्न पूछने का दायरा है आयोग का, वो थोड़ा सा गहराई में जाके पूछ रहा है। तो एक स्टेटमेंट तो वो देगा कि नए मुख्य सूचना आयुक्त की जो है वो नियुक्ति हुई है, वो कौन है, वो तो वो देगा। लेकिन साथ ही में थोड़ा सा मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में भी वो आपसे एक स्टेटमेंट डाल करके जानकारी मांग लेगा। तो इसीलिए इसको भी आप देखें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। पहली चीज तो शपथ मुख्य सूचना आयुक्त को कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। ये एक फैक्ट आप लोग जान लीजिए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दे दे या गवर्नर दे दे, कुछ ऐसा दे दे, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फिर इन्होंने इस पद पर जो पहले थे यशवर्धन कुमार सिन्हा, मतलब यूके सिन्हा का स्थान लिया। और वह इस पद पर पहुंचने वाले अनुसूचित जनजाति के पहले व्यक्ति हैं। तो ये तीन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है, आपकी परीक्षा से उपयोगी जानकारी है ये। फिर केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में भी यही थोड़ा सा आप जान लीजिए कि इसका गठन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत 12 अक्टूबर 2005 को किया गया। बहुत महत्वपूर्ण है, ये डेट ही याद कर लीजिए कि सूचना आयोग का गठन कब किया गया, तो 12 अक्टूबर 2005 को। इस आयोग की अधिकारिता सभी केंद्रीय लोक प्राधिकारियों पर है। दूसरा इसका स्टेटमेंट है। फिर उल्लेखनीय है कि मुख्य सूचना आयुक्त
एवं अन्य सूचना आयुक्त प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें गृह मंत्री एवं लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष या इस सदन में सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता शामिल होता है। मतलब ये एक कमेटी गठित होती है इनके चयन को लेकर के, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र, मतलब सारी अभी तो मोदी जी हैं, मतलब कोई भी प्रधानमंत्री रहता है तो वो करता है। साथ ही साथ गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और सारे सदस्य होते हैं, और फिर इसमें एक सदस्य होता है नेता प्रतिपक्ष होता है, या अगर किसी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा आधिकारिक तौर पे नहीं प्राप्त है, जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि पीछे ऐसा रहा है कि भाजपा इतनी प्रचंड बहुमत में रही है 2014 के इलेक्शन में कि जो है कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे तो उभरी, लेकिन वो जो है इतनी सीटें नहीं प्राप्त कर सकी कि उसे जो है नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाए। तो वही इसमें क्लास जोड़ा गया है कि अगर नेता प्रतिपक्ष का दर्जा आधिकारिक तौर पर किसी को नहीं प्राप्त होता है तो सबसे बड़े जो राजनीतिक दल, जो विपक्षी दल है, उसका जो है एक सदस्य वहां से रहेगा, और ये तीनों लोग मिल करके एक नाम पे सहमति बनाएंगे और फिर जो है वो राष्ट्रपति को दे दिया जाएगा, और फाइनल नियुक्ति कौन करता है? तो वो राष्ट्रपति करता है। और इनका कार्यकाल पदभार ग्रहण की तिथि से 3 वर्ष के लिए होता है। मतलब ये 3 वर्ष के लिए जो है वो नियुक्त किए जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है इसमें, और इसको जो है आप लोग जरूर देखिएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, जनवरी 2024 में किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया? बांदीपुर टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, मेलघाट टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। आप लोग बताइए। और जब भी आप कहीं भी पढ़िए और उसमें आ जाए देश का पहला, राज्य का पहला, तो वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। तो ऐसे फैक्ट को तो बहुत ध्यान से पढ़िए। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसमें कौन सा उत्तर सही होगा। और देखिए कमेंट जो है वो सभी लोगों को करते रहना है, सभी लोग कमेंट करते रहिए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है बी, पेंच टाइगर रिजर्व, वो एकदम सही है। IUCN द्वारा भारत के पहले, देखिए ये भी याद रख लीजिए कि IUCN के द्वारा जो है ये प्रदान किया गया, और एशिया के 5वें डार्क स्काई पार्क के रूप में नामित किया गया है किसे? पेंच टाइगर रिजर्व। अब आप लोगों के लिए ये होमवर्क है कि जो पेंच टाइगर रिजर्व है वो कहाँ अवस्थित है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में कहां पर विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल शुरू किया गया? देखिए चूंकि विश्व का पहले की बात है तो अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आपको बताना है कि वो कहाँ शुरू किया गया। तो नई दिल्ली, फरीदाबाद, बेंगलुरु और गुरुग्राम। जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका उत्तर क्या होगा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है डी, वो एकदम सही है। इसका उत्तर होगा गुरुग्राम। देखिए विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल गुरुग्राम हरियाणा में कब प्रारंभ हुआ? दिसंबर 2023 में। और इस हॉस्पिटल का जो नाम है आरोग्य मैत्री एंड क्यूब। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि आरोग्य मैत्री एंड क्यूब नाम से पूछ ले, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखिए आप लोग। देखिए आगे प्रश्न बढ़ने से पहले एक संक्षिप्त लेकिन महत्वपूर्ण सूचना। आप सभी जान रहे होंगे संस्थान द्वारा बहुत पहले से बताया भी जा रहा था कि आप लोग की जो प्रीलिम्स की परीक्षाएं हैं वो काफ़ी लेट है, अक्टूबर लास्ट में है, दिसंबर में है आरओ की। तो अभी जो आपका ये 3 महीने का समय है, जून, जुलाई, अगस्त, ये पूरा मुख्य परीक्षा पे फोकस्ड होइए। क्योंकि अगर पीटी के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि हम जो है मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लेंगे, हमारा मुख्य परीक्षा तैयार हो जाएगा, तो उस समय बहुत मुश्किल होगा।
क्योंकि पीटी देने के बाद आप तुरंत आरओ का पेपर देने चले जाएंगे। आरओ के पेपर के बाद आपका फिर मुख्य परीक्षा शुरू हो जाएगा, तो आपके पास समय कितना रहेगा। और अगर देखा जाए तो 6 पेपर जीएस के, एसए का पेपर, सामान्य हिंदी का पेपर, तो बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है आपका। तो अभी जो है कम से कम आप जितना भी मेंस की तैयारी कर लीजिए अभी इस 3 महीने में, वो आप लोग के लिए बहुत लाभदायक है। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान द्वारा जो है 11 जून से नए बैच चलाए जा रहे हैं, जिसमें हम पेपर 4 का एक बैच स्टार्ट किए हैं और पेपर 5, पेपर 6 का सम्मिलित बैच स्टार्ट किए हैं। तो अधिक जानकारी के लिए 7303307507 पे संपर्क करें, ऑफिस के लोग और बेहतर बताएंगे। फिर आगे आइए, नवंबर 2023 में विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का अनावरण किस देश में किया गया? जल्दी से आप लोग बताएं, इसका उत्तर क्या होगा? चीन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका। क्योंकि विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र की बात हो रही है, तो मैंने पहले ही कहा है कि जब देश में, विश्व में, राज्य में पहली बार कोई घटना घटे तो वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बताइए इसका उत्तर क्या है? 5 नंबर, जल्दी से बताएं। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है सी, वो एकदम सही है, संयुक्त अरब अमीरात। और थोड़ी सी आप लोग व्याख्या देखें। अच्छा, इसमें व्याख्या क्या देखना है, अगले प्रश्न को आप लोग देखें। देखिए, आईसीसी अवार्ड्स 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर, पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा चुने गए हैं। पहला स्टेटमेंट, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष वनडे क्रिकेटर भारत के विराट कोहली चुने गए हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर भारत के सूर्य कुमार यादव चुने गए हैं। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जिसे मतलब जिसको दिया जाता है, ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस चुने गए हैं। ये देखिए, आईसीसी अवार्ड्स 2023 से संबंधित 4 महत्वपूर्ण फैक्ट्स है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। और खूब ध्यान से पढ़िए। हम जान रहे हैं कि आप लोग क्रिकेट के प्रेमी हैं, हमारे क्लास में भी कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, सबकी एकदम सबका चेहरा खिल गया है। बताइए आप लोग इसका उत्तर क्या होगा? आप लोग भी बताइए। क्या होगा बताओ भाई, आप लोग बताओ। बहुत बढ़िया, अच्छा है, चलिए ठीक है। इसमें यहाँ क्लास में जो बच्चे बैठे हैं उसका उत्तर डी बता रहे हैं सभी। और इससे लगता है कि आप लोग बहुत मन से जो है क्रिकेट देखते हैं, और ये सही में सारे स्टेटमेंट सही हैं। यदि वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा है। वनडे क्रिकेटर की बात की जाए तो विराट कोहली हैं। और फिर T20 में सूर्य कुमार यादव हैं। और वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर यदि ओवरऑल देखा जाए तो कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया के कौन है? पैट कमिंस है। ये चारों स्टेटमेंट जो है वो एकदम सही है। चलिए अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में किसे प्रतिष्ठित एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? जल्दी से बताइए। प्रोफेसर B.R. कंबोज, प्रोफेसर रतन लाल, डॉक्टर रवि कन्नन, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। और चूंकि अभी हाल ही में इनकी डेथ भी हुई है तो ये अपने आप में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। जल्दी से बताइए 7 नंबर क्या होगा? और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है ए, प्रोफेसर B.R. कंबोज, वो एकदम सही हैं। प्रोफेसर बी आर कंबोज को एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड 2023 जो है वो प्रदान किया गया। अब थोड़ा सा इनके बारे में जान लीजिए कि जनवरी 2024 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति, मतलब ये प्रोफेसर जो B.R. कंबोज
हैं कौन? तो जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है उसके ये हैं कुलपति। कृषि विज्ञान के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। ये फैक्ट तो आप लोग जान ही रहे होंगे, क्योंकि एम.एस. स्वामीनाथन का भी जो मुख्य कार्य क्षेत्र रहा है वो कृषि से संबंधित ही रहा है। तो ये हो गया। चलिए हमारा 8वां प्रश्न है। 28 जनवरी 2024 को 69 फिल्म फेयर अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें फिल्म 12th फेल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड प्रदान किया गया। इसमें विनोद चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्रदान किया गया। आपको बताना है कि 69वां फिल्म फेयर अवार्ड जो 2024 दिया गया उसके तहत ये 2 स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा उत्तर जो है वो सही होगा। पहला कथन सही है, दूसरा सही है, कि दोनों सही है, कि कोई भी नहीं सही है। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। ये फिल्म तो आप सभी लोग खूब देखे होंगे, और जितने तैयारी वाले बच्चे हैं, क्योंकि आप ही लोग के पृष्ठभूमि से बनी हुई है। एक आईपीएस अधिकारी रहते हैं, उन्हीं पे है, मनोज नाम है, मनोज शर्मा नाम है उनका, और उनकी पत्नी का नाम श्रद्धा जोशी है। इन्हीं लोगों पे बनी हुई फिल्म है ये। तो चलिए इसमें आप लोगों का, जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है वो एकदम सही है, और थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए आप लोग कि देखिए इस जो 69वां फिल्म फेयर अवार्ड 2024 का आयोजन हुआ वो कहाँ हुआ? तो 28 जनवरी 2024 को गिफ्ट सिटी। ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि गिफ्ट सिटी कहाँ है? तो गुजरात में है। तो गुजरात में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया। प्रमुख पुरस्कार इस प्रकार हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 12 फेल जो है, और इसके निर्देशक कौन है? विनोद चोपड़ा। जो आपका स्टेटमेंट है, जो आपके प्रश्न में पूछा गया था, तो ये पहले ही लाइन से आपका दोनों स्टेटमेंट सही हो गया। लेकिन थोड़ा सा और जान लीजिए, किसमें जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला है वो रणबीर कपूर को मिला है। किस फिल्म के लिए मिला है? तो एनिमल के लिए मिला है। और फिर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो आलिया भट्ट को मिला है। किस फिल्म के लिए? तो फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। मतलब ये दोनों पति पत्नी पुरस्कार पाए हैं, लेकिन दोनों की फिल्में अलग अलग हैं। यदि रणबीर कपूर की बात की जाए तो एनिमल के लिए उनको दिया गया है, और यदि आलिया भट्ट की बात की जाए तो उसको राखी और रानी की प्रेम कहानी के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का तो मैंने ऊपर बता ही दिया। और अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात की जाए तो इसमें जो है डेविड धवन को दिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, और कभी कभी परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है। तो चलिए, अब फिल्म फेयर से संबंधित कोई प्रश्न आएगा तो मुझे विश्वास है कि वो यहाँ से बन जाएगा। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं कि 25 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार द्वारा पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस वर्ष 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। पहला स्टेटमेंट है कि 5 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। आप सभी जानते हैं जो पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं ये 4 कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहला तो भारत रत्न होता है, फिर पद्म विभूषण होता है, फिर तीसरे नंबर पे पद्म भूषण होता है, और चौथे नंबर पे जो होता है वो पद्मश्री होता है। तो यहाँ देखिए पद्म विभूषण की बात हो रही है, और ये स्टेटमेंट कह रहा है कि 5 लोगों को दिया गया। फिर इसमें दूसरा स्टेटमेंट ये है कि सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर इस वर्ष पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं शामिल हैं। तो ये आपका जो है ये 3 स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा उत्तर जो है आपका सही होगा। केवल 1 और 3 सही है, 2 3 सही है, कि केवल 1 2 सही है, कि उपयुक्त सभी कथन सही हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करिए। और देखिए
आप लोग भी जब अब करंट अफेयर्स पढ़िए तो थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़िए, क्योंकि पिछला जो आरओ का पेपर हुआ है वो यदि आप लोगों ने देखा है, या इसके पहले जो पीसीएस के पेपर 2022 या 23 के हुए हैं, वहां से आपको एक अंदाजा लग रहा होगा कि अब करंट जो है एक टेढ़ी खीर बनती जा रही है, और इसको अगर सही करना है तो थोड़ा सा एफर्ट लगाना होगा। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है ए, वो एकदम सही है, क्योंकि ये जो कथन है ये आपका सही है। देखिए, सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत तो दिया गया, लेकिन पद्म भूषण नहीं दिया गया, उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। मतलब ये भी इन्हीं 5 व्यक्तियों में शामिल है। और आप लोग के लिए होमवर्क है कि आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि वो जो 5 व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया, उनके नाम कौन कौन से हैं। इसमें तो एक तो मैंने बता ही दिया, विंध्येश्वरी पाठक जी हैं, जो सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक थे, उनकी डेथ हुई है तो उनको दिया गया है। बाकी इस वर्ष पुरस्कार विजेताओं में 30 महिलाएं हैं, ये भी एकदम सही स्टेटमेंट है। देखिए, इस बार 5 पद्म विभूषण, ये डाटा भी याद रखिएगा कि 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 19 लोगों को पद्म भूषण दिया गया, और 110 लोगों को जो है वो पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए गए थे। सामाजिक कार्यकर्ता विंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। और फिर वो जो 30 महिलाओं की बात है वो भी सही है। अब आप लोगों का जो होमवर्क है, सभी लोग कमेंट करके उसको बताइएगा। और इसलिए उसको बताइएगा कि बहुत संभावना है कि वहीं से वो उठा करके 5 लोगों में से, यदि आप लोग को नाम नहीं याद रहेगा तो 3 लोग के बारे में 3 सही लोगों को दे देगा, और एक कोई रॉन्ग व्यक्ति का नाम दे करके आपको कंफ्यूज करा देगा। तो चूंकि 5 ही लोगों को मिला है और उसमें एक हम बता ही दिए, तो 4 ही लोग बचते हैं, तो उसको भी आप लोग रट लीजिए, क्योंकि वहां से भी प्रश्न बन सकता है। दिसंबर 2023 में पेटा इंडिया ने किसे वर्ष 2023 के लिए पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामित किया है? आलिया भट्ट, सोनाक्षी सिन्हा, दिया मिर्जा, प्रियंका चोपड़ा। देखिए, पर्सन ऑफ द ईयर जो दिया जाता है पेटा के द्वारा, जो विशुद्ध रूप से शाकाहारी लोग होते हैं उनको दिया जाता है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सही है, जल्दी से बताइए। और इसमें जिन लोगों ने इसका उत्तर सी दिया है, दिया मिर्जा, वो एकदम सही है। देखिए, वर्ष 2022 के लिए पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार सोनाक्षी सिन्हा को मिला था। ये भी बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी आपकी परीक्षा में होता क्या है कि जो परीक्षक होता है 1 साल पहले का डाटा पूछ लेता है। तो यदि पिछला 2022 की बात की जाए तो वो सोनाक्षी सिन्हा को दिया गया है, 2023 में किसे दिया गया, तो दिया मिर्जा को दिया गया है, और 2024 का अभी दिया नहीं गया। तो आप लोग घबराइए नहीं, जब 2024 का दिया जाएगा तो वो भी करवा दिया जाएगा। फिर यह पशुओं के अधिकार के लिए लड़ने वाला एक अमेरिकी संगठन, ये जो पेटा है ये अमेरिकी संगठन है, किसके लिए काम करता है, तो पशुओं के अधिकार के लिए काम करता है। और इसकी स्थापना कब हुई है? 1980 में हुई है। तो चलिए, ये हो गया। नवंबर 2023 में आयोजित जल दिवाली महिलाएं पानी के लिए महिलाएं अभियान किस मंत्रालय की पहल है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसको मैंने अपने पीछे की भी सीरीज में कराया है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। आपको बताना है कि ये जो अभियान चलाया गया है, महिलाएं पानी के लिए महिलाएं, जल शक्ति मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आपको बताना है कि जो जल दिवाली अभियान चलाया गया है ये किस मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। और ये आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, जल्दी से आप लोग बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इसका उत्तर होगा सी। जिन लोगों ने आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय उत्तर दिया वो एकदम सही है। और ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। लास्ट में
ये हमारे समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम चैनल है। आप लोग इसे इसलिए भी जुड़िए क्योंकि हम यहाँ जो पढ़ा रहे हैं वो टाइम टू टाइम ये पीडीएफ में आपको वहाँ अवेलेबल करा देंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम से जुड़ने से आपको आपकी परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ, फिर करंट अफेयर्स आदि की जो चीज़ें हैं एकदम निःशुल्क प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो आप लोग इसे तो ज़रूर जुड़िए। ये हमारे यूट्यूब 2 चैनल हैं, एक तो समृद्धि आईएएस का ही है जिससे हम आप अभी रूबरू हो रहे हैं, और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल है, ये मेरा चैनल है। मतलब ये भी एक तरीके से संस्थान द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। तो ये दोनों चैनल यदि आपने इसको नहीं सब्सक्राइब किया हो तो इसे भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम यहाँ भी आपसे परीक्षा से उपयोगी बहुत सी जानकारियाँ लेके आते रहते हैं टाइम टू टाइम। और लास्ट में 7303307507 पे आप संपर्क कर सकते हैं हमारे किसी भी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।